ذرا सोचिए, कांसी के दौर की एक ऐसी तहजीब जो ना सिर्फ अपने वक्त से सदियों आगे थी बल्कि पुरस्रार तौर पर तारीख के औराक से मिट गई। एक ऐसी दुनिया जो एक दिन बस खामोश हो गई। ये कोई अफसाना नहीं, ये वादी सिंध की तहजीब की कहानी है, तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो अपने उरूज पर पहुंचकर अचानक जैसे हवा में तहलील हो गई। अपने उरूज के ज़माने में इस तहजीब की आबादी तकरीबन 50 लाख थी। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये उस कदीम दुनिया में कितनी बड़ी तादाद रही होगी। ये इस तहजीब के हुज्म और इसकी बेपनाह अहमियत का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, तो आइए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तकरीबन 2500 कब्ल मसीह की दुनिया का तसव्वुर करें, जहां कौनसी के दौर की अजीम सल्तनतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और इन सब के मरकज में थी वादी सिंध की तहजीब। देखिए, इस तहजीब की ताकत फौज या तलवार नहीं थी, बल्कि तिजारत थी। ये कदीम दुनिया के तिजारती रास्तों का बिल्कुल दिल थी, और यही माशी ताकत उन्हें अपने दौर के एक सुपर पावर बनाती थी। उनकी दौलत का राज जंग नहीं, बल्कि कारोबार था। और वो बेच क्या रहे थे? नील, जिसकी मांग हर जगह थी, नफीस जेवरात, और सबसे अहम चीज टिन। ये वो धात थी जो कांसी यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए लाजमी थी, और ये अफगानिस्तान के पहाड़ों से आती थी। इन कीमती चीजों ने ना सिर्फ अमीर बनाया, बल्कि एक ऐसा तिजारती पार्टनर बना दिया जिसके बगैर बड़ी बड़ी सल्तनतों का गुजारा मुमकिन नहीं था। तो अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये तहजीब अपने ज़माने की बाकी तहजीबों से इतनी अलग क्यों थी। बात सिर्फ तिजारत की नहीं थी, बल्कि इनका पूरा माशरती ढांचा ही बिल्कुल मुनफरिद था। जरा मुवाजना करें, एक तरफ मिस्र में फिरौनों के लिए देव हेकल आहराम बन रहे थे और मेसोपोटामिया में जंगें हो रही थीं। दूसरी तरफ वादी सिंध के लोग एक पुरअमन और बराबरी पर मबनी मुआशरा बना रहे थे। यहाँ कोई शाही महल या बड़े बड़े मंदिर नहीं मिले, जो ये बताता है कि ताकत किसी एक बादशाह या पुजारी के हाथ में नहीं थी। और उनकी इंजीनियरिंग तो बस कमाल थी। ये लोग अपने वक्त से बहुत आगे थे। शहरों में जदीद सीवरेज सिस्टम, अवामी हम्माम और सुनिए, घरों में फ्लश टॉयलेट्स। आज से तकरीबन 5000 साल पहले उनकी मंसूबाबंदी इतनी जबरदस्त थी कि हर ईंट एक ही साइज की होती थी, जिससे उनकी इमारतों में एक जैसी मजबूती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये लोग इतने ही पुरअमन थे, तो फिर इनके शहरों के गिर्द इतनी बड़ी बड़ी फसीलें क्यों थी? ये एक ऐसा नुक्ता है जो बज़ाहिर उनके पुरअमन होने के नज़रिए के खिलाफ जाता है। और इसका जवाब उनकी जहानत का एक और सबूत है। ये दीवारें दिफा के लिए नहीं, बल्कि तिजारत को कंट्रोल करने के लिए थीं। ये दरअसल बहुत बड़े कस्टम्स गेट थे, जहां ताजरों से टैक्स वसूल किया जाता था। मतलब इनका पूरा मुआशरा ही तिजारत के गिर्द घूमता था, जंग के नहीं। तो फिर सवाल ये है कि इतनी तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम तहजीब आखिर ख़त्म कैसे हो गई? इसका जवाब किसी एक वाक़े में नहीं, बल्कि सदियों पर फैले एक सुस्त अमल में छुपा है। इस जवाल की शुरुआत हुई मौसमियाती तब्दीली से। शदीद खुश्कसाली ने दरियाओं को सुखा दिया और ज़राअत तबाह कर दी। जब उनके खेत बंजर हुए, तो इनके तिजारती पार्टनर यानी मिस्र और मेसोपोटामिया भी कमज़ोर पड़ गए। इससे तिजारत का पूरा नेटवर्क ही बैठ गया। फिर अंदरूनी तौर पर वसाइल की कमी ने झगड़े पैदा किए, और ठीक इसी वक्त बाहर से नए लोगों की आमद शुरू हो गई। एक लंबे अरसे तक ये माना जाता था कि बाहर से आने वाले आर्यन हमला आवरों ने इस तहजीब को तबाह कर दिया, लेकिन आज के शवाहिद एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। ये कोई अचानक हमला नहीं था, बल्कि तकरीबन 500 साल पर फैला एक सुस्त सकाफती मिलाप था, जिसमें बाहर से आने वाले लोग मकामी आबादी में आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल गए। तहजीब तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके नज़रियात नहीं मरे। दर हकीकत उसकी मीरास आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है, और वो भी बहुत गहरे तरीकों से। इस मीरास को समझने के लिए सकाफती इम्तिजाज का तसव्वुर बहुत अहम है। जब दो मुख्तलिफ सकाफतें आपस में मिलती हैं, तो वो एक नई मुश्तरका शनाख्त को जन्म देती हैं, और वादी सिंध के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब बाहर से आने वाली प्रोटो इंडो ईरानी सकाफत वादी सिंध के गहरे मकामी अकायद से मिली, तो इस अजीम मिलाप से हिंदू मत ने जन्म लिया। और यही नहीं, जब वादी सिंध के लोग जुनूब की तरफ फैले, तो उनके नज़रियात ने ही बुद्ध मत और जैन मत जैसे मज़ाहिब की बुनियाद फराहम की। और इसका सबूत इन मज़ाहिब के बुनियादी अकायद में मिलता है। कर्मा, पुनर्जन्म, धर्म, ये तसव्वुरात इन तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक हैं। और हैरान की बात यह है कि ये नज़रियात बाहर से आने वाले प्रोटो इंडो ईरानी अकायद में मौजूद ही नहीं थे। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है, इन तमाम अजीम फ़लसफ़ों की जड़ें वादी सिंध की तहजीब में हैं।
تو اہم نقطہ یہ ہے، وادی سندھ سے وراثت میں ملنے والا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ یہ مادی دنیا ایک وہم ہے، اور حقیقی آزادی اس وہم سے نکل کر کائنات کی اصل حقیقت یعنی وحدت کو سمجھنے میں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا آج بھی جب انسان روحانی سکون اور وحدت کی تلاش کرتا ہے تو وہ دراصل 5000 سال پرانی اسی تہذیب کی گمشدہ آواز کوئی تو نہیں دہرا رہا ہوتا، ایک ایسی تہذیب جو امن اور ہم آہنگی پر یقین رکھتی تھی؟